Jai Hind everyone, welcome you all to Forge Defense Academy. Today in this video, we will discuss about C-295 aircraft as well as how India is transforming from a defense importer to the manufacturer as well as planning for exporting the product in near future. So देखिए C-295 एयरक्राफ्ट क्या होता है। C-295 एयरक्राफ्ट जनरली हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया स्पेन से, बट नाउ अभी क्या हुआ है, मेडन फ्लाइट ली है, कंप्लीटली इंडिजिनस प्रोडक्शन हुए C-295 एयरक्राफ्ट में। और किसने प्रोडक्शन किया इसका? टाटा ने। मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी क्या है C-295 एयरक्राफ्ट, किस तरीके से डिफरेंट है, किसको रिप्लेस कर रहा है और आने वाले टाइम पे क्या इसका प्लान है। देखिए अभी तक क्या हुआ करता था, पहले जनरली जो भी कंपनी से मतलब जो प्रोडक्शन कर रही है किसी भी डिफेंस प्रोडक्ट का, वो सारी गवर्नमेंट हुआ करती थी। बट नाउ जब से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, अभी इसमें काफी ज्यादा क्या हो गया, चेंजेस आया है। देखिए पहले मतलब HAL हो गया, DRDO हो गया, मतलब सारी ये कंपनीज क्या करती थी, प्रोडक्शन कर रही थी। बट अब प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट में पहली बार C-295 एयरक्राफ्ट जो है हमारा, इसको एक तो प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है, कंप्लीट हमारे देश में बनाया है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट अभी भी इसके अंदर हमारे इंपोर्टेड है, बट आने वाले टाइम पे प्लान है कि पूरा इसको इंडिजिनस बनाएंगे। अभी हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए बना रहे, बट आफ्टर 2031 हम इसे क्या करने वाले, एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। तो क्या है इसका पूरा, हर चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहला इसने मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने प्रोडक्शन के बाद वाली फ्लाइट ली है। कहाँ से? वडोदरा से। वडोदरा में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। अब ये पहली बार बताता है हमें कि प्राइवेट इंडियन एंटिटी कौन है ये, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा बनाया गया C-295 एयरक्राफ्ट, जो कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फाइटर वगैरह नहीं है, ये मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसने काफी इस चीज को बदल दिया है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं हुआ करता था कि किसी प्राइवेट किसी भी एंटिटी ने पूरा एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया हो हमारे देश में। और इसकी फाइनल असेंबली लाइन जो है वडोदरा में, इसका इनॉग्रेशन 2024 में स्टार्ट हुआ था ये, उसके बाद इसने पूरी तरीके से इसे बना दिया है। अब क्या है, इसने किसको रिप्लेस किया है? तो देखिए हमारे पास कौन सा एयरक्राफ्ट था, एवरो 748, ठीक है, जिसको बाद में हो जाता है ये HS-748, रिग्रेट किया जाता है, HS-748 इसका नाम रहता है। ये क्या हो गया, धीरे धीरे आउटडेटेड, जैसे कि पहले बात तो ब्रिटिश टाइम का था, ब्रिटिश डिजाइन थी। उसके बाद इसकी एयरफ्रेम्स एजिंग होते जा रहे, खत्म होते जा रहे, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बढ़ती जा रही है, इसके कंपोनेंट ऑब्सोलीट होते जा रहे। इसकी कैपेबिलिटी भी अगर हम देखें तो बहुत लोअर पेलोड की लिमिट थी, साथ ही रेस्ट्रिक्टेड मल्टी रोल यूटिलिटी इसके अंदर बहुत कम थी। तो वो ये पे हमने किसको अपग्रेड किया है, C-295, एयरबस C-295, ठीक है। एयरबस जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, और इसी के साथ टाटा ने भी कोलैबोरेशन किया है, और अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रही है, टाटा, ठीक है, TSL। पावर इसमें इंजन कौन सा यूज हो रहा है, PW127G, ट्विन प्रेट एंड विटली का ट्विन इंजन है जो कि इसके अंदर यूज हो रहा है, जिससे क्या होता है काफी अच्छा मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन इसका एंड्योरेंस रहता है। 9 टन कार्गो की कैपेसिटी है इसके अंदर, साथ ही 71 ट्रूप्स को या फिर देख लो 50 फुल्ली इक्विप्ड पैरा ट्रूपर को ले जा सकता है। तो 24 मेडिकल स्ट्रेचर जो है, मतलब इतनी चीजों को ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है, मतलब कैपेसिटी इसकी काफी अच्छी है। उसके बाद मल्टी रोल है, और इसका डिप्लॉयमेंट भी कैसा है, बहुत ज्यादा फास्ट। मतलब जनरली क्या होता है, किसी एयरक्राफ्ट को बहुत ज्यादा मूव करना पड़ता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है, या फिर लैंड करने के बाद भी उसे काफी ज्यादा बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट होती है। बट इफ यू टॉक अबाउट C-295 तो इट टेक्स वेरी शॉर्ट एरिया कह सकते हो, या फिर शॉर्ट लेंथ कह सकते हो, बहुत शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग है इसके अंदर। डिप्लॉयमेंट काफी फास्ट कर सकता है, मेरीटाइम पेट्रोलिंग में हेल्प कर सकता है, डिजास्टर रिलीफ, स्पेशल ऑपरेशन, हर चीज में इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर काफी ज्यादा कैपेबिलिटी और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको अपग्रेड करते हैं। अब देखिए इंडिया में तो हमारे पास अलग अलग टेरेन, लाइक नॉर्थ की बात करें, यहाँ पे हिमालय हो गए, छोटी छोटी जगह हो गई। नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा रग्ड अलग तरीके का टेरेन है। साउथ में देखें तो कोस्टल वगैरह एरिया में अलग टेरेन है। तो ये हर तरीके के टेरेन में काम कर सकता है, चाहे हाई एल्टीट्यूड लद्दाख हिमालय वाला रीजन हो, क्योंकि इसका जो पावरफुल ट्विन इंजन जो है वो क्या कर सकता है, भले बॉर्डर एरिया छोटी छोटी जो जगह रहेगी ना, मतलब शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग ही कर सकता है, वहां पे यूजफुल रहेगा। साथ ही रग्ड फ्रंटियर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, चाहे अनपेव्ड मतलब सैंडी हो, ग्रास वाला रीजन हो, वहां पे भी क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। और हम अगर कोस्ट की बात करें, जैसे बीच में समुद्र के बीच में इतनी सी जगह है, तो वहां पे भी क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है आसानी से, वहीं से भी टेक ऑफ कर सकता है। तो ये क्या करेगा, हमें काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जनरली एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा जगह चाहिए होती है, ये कम जगह में कर सकता है। अभी 21,935 मतलब 935 करोड़ का ये मतलब प्लान बनाया गया था, जिसके अंदर 56 टोटल एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट की बात की गई थी, ये प्लान किया गया था। अब इसके अंदर क्या हुआ, जिसको पहला फेज था
उसके अंदर 16 एयरक्राफ्ट जो है स्पेन में बनाए एयरबस ने और हमारे देश में उसको इंपोर्ट कर लिया। इसकी डिलीवरी चालू हो गई थी 2023 में। बट अब क्या हुआ, बाकी जो बचे 40 एयरक्राफ्ट से वो बना रहा है कौन, टाटा बना रहे। मेक इन इंडिया फेज के अंदर बन रहा है ये 40 एयरक्राफ्ट, ठीक है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जिसकी हमने बात करी थी वडोदरा से बन रहा है। आने वाले टाइम पे ये क्या करेंगे, इसे कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। देखो इसकी डिलीवरी मतलब 2026 में अभी जो है पहली फ्लाइट भी ले ली है इसने। अब धीरे धीरे पर ईयर इसमें डिसाइड किया गया 12-12 एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे, ऐसा इसका प्लान है। तो 2031 तक क्या हो जाएगा, कंप्लीट 40 एयरक्राफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे बन के। अब देखो हमारे देश में बनेगा तो उससे तो कई सारे फायदे होंगे, क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए पहले हम क्या करते थे, जनरली किसी देश से इंपोर्ट करते थे मटेरियल, मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स, और हमारे देश में आके असेंबली करते थे। जैसे बहुत सारे पार्ट्स को इंपोर्ट किया और हमारे देश में उसको जोड़ लिया, उससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता था, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब वडोदरा में जो हुआ है, क्या हुआ, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ही इंडिया में हुई है। उसके पार्ट्स हमने इंडिया के लिए, बहुत सारे पार्ट, मतलब सारे तो नहीं बट लगभग 13,000 to 18,000 जो पार्ट्स है उसके अंदर छोटे छोटे जो डिटेल्ड पार्ट्स रहते हैं वो हमने इंडिया के ही लिए है। कुछ पार्ट्स हमें जरूरत लगी वो हमने बाहर से मंगवाए हैं। कि 85% जो है इसका फाइनल असेंबली ये डोमेस्टिकली ही कंप्लीट होगी आने वाले टाइम पे भी। उसके बाद लेबर अगर हम बात करें तो जो 30 सेकंड, देखो 40 की हमने बात करी तो 30 सेकंड जो एयरक्राफ्ट जब बनेगा तब तक हम इसके अंदर 98% जो है वो क्या करेंगे, लेबर आवर्स जो रहेंगे लोकली ही रहेंगे, मतलब हमारे देश के ही लोगों को जॉब मिलेगी, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होंगे, हमारे देश के पार्ट्स रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। अभी वाले हम थोड़ी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो इसका कंटेंट अभी 48% है, बट ये 78% हो जाएगा कुछ कुछ धीरे धीरे बाद वाली ब्रांचेस में। इनिशियल में ऐसा रहेगा क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है। अब देखिए इसके अंदर जो हम इंजन यूज कर रहे हैं वो तो हम कहाँ का कर रहे हैं, ये प्रेट एंड विटनी PW127G इंजन हम कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेड है। मैं लोकल की बात करें तो 13,000 से ज्यादा सोर्सेज जो है, कई सारे कंपोजिट हो गए, पार्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स हो गए, वो हम हमारे देश के ही यूज कर रहे हैं। और एयरबस जो है उसने यहाँ पे बताया भी है 21 स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब इसको सर्टिफाई किया है। जैसे कि कुछ भी प्रोडक्ट उसके अंदर जो यूज होगा तो वो कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रही है बाहर, उसे सर्टिफाई किया है कि हाँ ये तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। उसको स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड वो मीट करती है, ऐसा बताया है। अब देखिए मतलब 37 प्राइवेट सप्लायर्स जो है, मतलब अलग अलग क्योंकि एक एयरक्राफ्ट के अंदर तो कई सारी चीजें लगती है, तो जो अलग अलग प्राइवेट सप्लायर्स उनको यहाँ पे फायदा होगा, उनकी चीजें इसमें यूज की जाएगी। जैसे MSME हो गया, कंपोजिट मटेरियल मैन्युफैक्चरर हो गया, इंजीनियरिंग फॉर्म्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हो गई, उन सभी का क्या रहेगा, सप्लाई चेन में, मतलब सप्लाई चेन रहेगा इसे क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग में उसका यूज किया जाएगा। साथ ही हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट लेके आएगा डोमेस्टिकली, क्योंकि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाना इज नॉट ए सिंपल थिंग, उसको बनाने के लिए कई सारी चीजें लाती है, तो हाई वैल्यू चीजें हमारे देश में बनाई जाएगी, वो एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। आत्मनिर्भर भारत में हम प्रोजेक्ट कर रहा है। 15,000 से ज्यादा हाई स्किल्ड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट की जाएगी, वो भी हमारे देश के लिए फायदा है कि हमारे देश में लोगों को जॉब मिलेगी, नई चीजें सीखेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इकोसिस्टम बनाएंगे कि मतलब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इंडिजिनस वेपन सिस्टम का भी इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब अभी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बना रहे, धीरे धीरे हम उसको भी बनाएंगे अपने देश में क्लियर तरीके से। अब देखिए मतलब सेल्फ रिलायंस की हम जो बात कर रहे हैं, पहले क्या क्रिटिकल सब सिस्टम डिपेंड है, मतलब यहाँ के जो जितने भी स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, मतलब जिसके अंदर जो चीजें हम यूज कर रहे हैं लोकलाइज्ड रहेंगे, बट यहाँ पे इंजन जो है वो क्या है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेड है। मतलब इंजन हमारे देश में हम अपने फाइटर एयरक्राफ्ट का भी नहीं बना पाए, तेजस हम बना रहे हैं लेकिन इंजन हम इम्पोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कि हम भले बहुत सारी चीजें बना रहे हैं लेकिन मेन जो होता है किसी एयरक्राफ्ट का जो दिल कहा जाता है इंजन, वो क्या कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज है। साथ ही सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, देखो किसी भी चीज को अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए अगर हमें बाहर भेजना है काफी ज्यादा सर्टिफिकेट्स लगते हैं, मतलब बहुत बहुत लंबी प्रोसेस लगती है, उन सभी को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब वो राइगरस जो टेस्टिंग होती है, सर्टिफिकेशन होता है, उसके क्वालिटी चेक होते हैं सारे स्टैंडर्ड के, क्योंकि अगर हमें ग्लोबली उस चीज को अगर कम्पीट करवाना है तो हमें वो सारे स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेशन वगैरह लेना पड़ेगा, वो एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही अगर हमारा प्रोडक्शन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद भी अगर हमें एक्सपोर्ट करना होता है ना, उसका भी बहुत बड़ा मैकेनिज्म रहता है। मतलब एक तो हमें इंटरनेशनल एक सपोर्ट चाहिए सेल करने के लिए, एक नेटवर्क चाहिए लॉन्ग टर्म, अगर हम डिप्लोमेटिक चाहते हैं कि किसी देश को कहीं भी हम सप्लाई करें, जैसे हमें फ्रांस सप्लाई करता आता है, रशिया हमें सप्लाई करता है कई सारी चीजें, तो एक सपोर्ट बना हुआ है, एक वैसा इंडिया को भी क्रिएट करना पड़ेगा अगर इंडिया क्या करेगा, चीजें सप्लाई करेगा। तो देखो आत्मनिर्भर यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट कर रहा है कि जो एवरो के ऊपर
हमारी डिपेंडेंसी, तो उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे STOL मतलब शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये बॉर्डर वाले एरियाज में यहीं पे बना रहे हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चर कर रहा है कंप्लीटली। सप्लाई चेन की अगर हम बात करें तो 13,000 से ज्यादा पार्ट्स हमारे देश में ही बनाए जाएंगे, देश से ही लिए जाएंगे। 37 MSMEs का इंक्रीमेंट मतलब इंक्लूड रहेगा इसके अंदर। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें हो रही है, हमें चीजें पता चल रही कैसे बनाना है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की, मतलब हमें किसी के ऊपर ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा, हमारे देश में चीजें बना लेंगे हम। तो ये बता रहा है कि जो सेल्फ रिलायंस जो है, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन तो करेंगे ही सही, बट साथ में हम बाहर के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे इसको आने वाले टाइम पे, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो क्या प्लान है हमारा कि 2030-31 तक हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जो 40 हमने डिसाइड किए, 56 का प्रोक्योरमेंट था, वो 40 कंप्लीट हो जाएंगे, 16 तो हो चुके हैं, स्पेन से हमने इंपोर्ट किया है। अभी 40 कंप्लीट हो जाएंगे 2030-31 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब जो वडोदरा में जो लाइन है, फैसिलिटी है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग तो रहेगी, लेकिन आने वाले टाइम पे एक्सपोर्ट के लिए वो बनाएंगे, क्योंकि हमारा काम तो इतने में हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट के लिए इसको बनाएंगे और ग्लोबल मतलब जो हमारी डिपेंडेंस तो कम कर ही लेंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें, देखो अभी हम कई सारे प्रोडक्ट भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उनको भी देश के ही बनाएंगे, देश में जॉब क्रिएट करेंगे, देश की चीजों को इंक्लूड करेंगे और देश में इसका यूज करेंगे, और फिर बाद में हम एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो फ्यूचर पोटेंशियल भी है इंडिया का, कि मतलब ये हम टेक्नोलॉजी कंज्यूमर से अभी कहीं पे आए हैं, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर, और बाद में हम क्या करेंगे, उसको सप्लाई भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इंडिया का पोटेंशियल है जो कि बताता है कि इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है। देखिए जैसे पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमने कई सारी चीजों में चेंज किया है हमारे पॉलिसीज में, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, कई सारी चीजों को हमने बदलाव लाया, और ज्यादा से ज्यादा हमने जो फोकस किया वो किया इंडिजिनाइजेशन। ठीक है, हमें इंडिजिनस चीजों पे फोकस करना है, हमें आत्मनिर्भर पे फोकस करना है, सेल्फ रिलायंट पे फोकस करना है, क्योंकि यही है, क्योंकि कोई भी देश कभी मना कर सकता है इमरजेंसी वाले सिचुएशन में। अगर सप्लाई चेन बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉक हो गया, हमारी काफी चीजों पे इम्पैक्ट हुआ, ऐसे कोई भी देश मना भी कर देगा तो हमारे ऊपर तो इम्पैक्ट होगा, वो तो उनकी मर्जी है सप्लाई करे या ना करे। ठीक है, तो हमें अपनी सिक्योरिटी, हमारे देश की सुरक्षा, डिफेंस को मजबूत बनाने के लिए चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप SSB की तैयारी करें, इफ यू वांट टू ज्वाइन द SSB कैंप, जो कि स्टार्ट होने वाला है 26 जून से, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा बार प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, बाकी मैं बता देती हूँ। देखिए 5 दिन का आपका SSB का कैंप रहेगा, जिसमें ओवरऑल एक टेस्ट टाइप रहता है। जैसे आपका SSB का यहाँ पे कुछ पढ़ाया फिर अलग से नहीं जाएगा, बट एक काइंड ऑफ टेस्ट है। यहाँ पे रिटायर्ड ऑफिसर्स के द्वारा आपका असेसमेंट होगा, जो कि आपको बताएंगे कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या क्या गलतियां कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप SSB दो तो उसके ऊपर काम करके जाओ, ताकि पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड रहो। दैट्स ऑल अबाउट इट। आपको अगर ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।